Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग ECG के बारे में बात करेंगे। ECG को EKG भी बोलते हैं, ठीक है। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। इसके बारे में देखें, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, आयुष डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, एमडी मेडिसिन हो और एमबीबीएस हो, सर्जन हो, जो भी हो, एनेस्थेटिक्स हो, आपको ये ईसीजी आनी चाहिए। ईसीजी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि किस वेब में क्या होने से, किस लीड में क्या होने से, कौन से ग्राफ, कौन से वेब के चेंजेस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस इफेक्ट को देखते हुए हम एक डायग्नोस कर पाएंगे डिजीज को। जब डिजीज को डायग्नोस कर पाएंगे तो एक बेटर ट्रीटमेंट हम दे पाएंगे, ठीक है। तो ईसीजी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, यूजी पीजी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस चीज को ईसीजी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे और इसको क्लिनिकली कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और कोरिलेट करके हम डायग्नोसिस बनाएंगे और हम उसका ट्रीटमेंट तक जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को मैं डिटेल में बनाऊंगा, तो आप लोग जो है इस वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, बता दूंगा। तो ईसीजी जो है एक बहुत वास्ट सिलेबस है। ईसीजी क्या है? एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है। अगर आपने उस कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप चाहे 50 बुक पढ़ लो, लेकिन अगर कंसेप्ट आप नहीं समझा तो आप जो है ईसीजी आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो आज जो मैं मुद्दे की बात करूंगा, मेन चीजों पे मैं फोकस करूंगा, कुछ निमोनिक्स बताऊंगा, ठीक है, और किस तरीके से ईसीजी पेपर पे किस लीड में क्या चेंजेस होंगे, क्या देखना है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम आज डील करेंगे। तो वीडियो को एकदम जो है स्किप करके मत देखिएगा और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हमने शॉर्ट में ईसीजी लिखा है और इसे ही ईकेजी भी लिखते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसके हमने कई सारे अलग अलग बुक से हमने डेफिनेशन उठाए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रहे पॉइंट्स हैं ये ईसीजी के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज में। तो इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी ईसीजी जो है वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। जब हमने ग्राफ देखते हैं, जो आप ग्राफ दें, इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन चेस्ट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को ये रिकॉर्ड करता है, किस तरीके से एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं और इसमें हम कैसे रिकॉर्ड होता है। तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम चेस्ट पे प्लेस करते हैं, आपने देखा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं और किस किस टाइप्स के होते हैं वो हम आगे डील करेंगे, अभी वन बाय वन चीज को देखते चलते हैं, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट, बिल्कुल सही बात है। ईसीजी पेपर में जब ईसीजी निकलता है तो ग्राफ के फॉर्म में उसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, ये भी डेफिनेशन ठीक है कि एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरिंग जो है ग्राफिक रिकॉर्ड्स जो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईसीजी एक टेक्निक्स है जिसको हम यूज करते हैं डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बिल्कुल, ईसीजी एक टेक्निक है जिसको जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को, ठीक है। ये हमने ईसीजी का डेफिनेशन हिंदी में लिखा था, तो ये हिंदी में लिखा, फिर हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो हिंदी का जो लेटर होता है वो मिसमैच हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है ना। तो ये जनरल था। अब ईसीजी समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि करंट फ्लो जो होता है हार्ट में वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक समराइज फॉर्म में हमने बनाया है।
पहले करंट जो होता है वो ऐसे नोड से एबी नोड पे जाता है, ठीक है ना। फिर एबी नोड से बंडल ऑफ हिस पे जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस से करंट जो होता है वो फ्लो होता है राइट बंडल ब्रांच में, ठीक है। फिर राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में बाइफोर्केट करके ये करंट जाते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये हमने एक डायग्रामेटिक हमने समझाने की कोशिश की है। ये है आपका एसए नोड, एसए नोड से करंट निकला, ठीक है। तो ये जो होता है एबी नोड में जाता है, ये जो है आपका ब्लू कलर का, ठीक है। एसए नोड से करंट आए निकल के एबी नोड में गया, ठीक है। उसके बाद फिर बंडल ऑफ हिस, ये इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से करंट राइट उसके बाद बंडल ऑफ हिस से जो है करंट कहाँ गया, राइट बंडल ब्रांच में गया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच में, ये बंडल ऑफ हिस जो है यहाँ से बाइफरकेट हो गया करंट लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, जब एसी नोड से एबी नोड तक करंट फ्लो होता है तो कौन सा वेव बनता है, पी वेव बनता है, ठीक है ना, पी वेव, ये याद रखना है, ओके। अब आते हैं, हाँ अब देखते हैं ईसीजी पढ़ने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और जो नंबरिंग है, ये जो नंबरिंग मैंने मेंशन किए हैं, इस नंबरिंग में कौन से पार्ट आएंगे क्या आएंगे वो आप जो है हमें आप लिखो और हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप जानेंगे तो आपको ईसीजी समझने में और हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके आप जितने नंबरिंग है उसमें नंबरिंग में कौन से पार्ट है वो आप हमें वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ। तो आगे चलते हैं, तो हमने यहाँ पे जो है वो नंबरिंग डाला है, नंबरिंग डालने के बाद ये हमने सारे पार्ट्स को मेंशन किया है। तो आप जो यहाँ से इस पार्ट को समझ सकते हैं कौन से पार्ट्स हार्ट के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं मेन चीज पे, ईसीजी के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मल ईसीजी पैटर्न जो होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ईसीजी के बारे में पढ़ा होगा। तो नॉर्मल ईसीजी पैटर्न ये होता है, पी वेव होता है, फिर उसके बाद क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर टी वेव होता है, ये एक ग्राफ हुआ, फिर ये फर्दर आगे जाके दूसरा ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो पी वेव से लेके टी वेव तक कंप्लीट एक बड़ा एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं ग्राफ के, ठीक है। अब डिटेल हम देखेंगे, जैसे ये पी आर इंटरवल क्या होता है, एस टी सेगमेंट क्या होते हैं, क्यू टी इंटरवल क्या होते हैं ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वन बाय वन चीज को हम अभी डील करेंगे। तो ये नॉर्मल पैटर्न जो होता है ईसीजी ग्राफ का ये होता है। अब एक फिगर हमने और डाला हुआ है, देख सकते हो आप, है ना। पी से स्टार्ट हुआ, क्यू आर एस टी, कितने चीजें इसमें आती है। इस तरीके से एक और ये ग्राफ हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना, आपके समझने के लिए। तो आप ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है ईसीजी का। अब उसके बाद एक चीज हमें देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, है ना, ये चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि देखिए, जब पी वेव कब बनता है, ठीक है, जब एट्रियल के का डिपोलराइजेशन होता है तो पी वेव बनता है, ठीक है। और डिपोलराइजेशन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, डिपोलराइजेशन मतलब लोग रिलैक्सेशन समझता है, नहीं। तो पहली चीज जो होता है पी वेव कब बनेगा, जब एट्रिया का डिपोलराइजेशन होगा तो पी वेव का फॉर्मेशन होता है, यानी ऐसे नोड से एबी नोड तक जब करंट जाएगा तो पी वेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एट्रिया का डिपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि डिपोलराइजेशन का मेन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से बनता है, ठीक है ना। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किससे बना, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बहुत काम देगा अभी आगे। उसके बाद टी वेव का जो फॉर्मेशन होता है तो ये होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है ना। पी वेव जो बना आपका पी वेव जो आपका बना वो बना एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से,
QRS कॉम्प्लेक्स जो आपका बना, QRS कॉम्प्लेक्स ये बना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से, ठीक है। उसके बाद टी वेव जो बनता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनता है। तो क्या समझ में आया? सिर्फ पी वेव जो है वो एट्रियल रिपोलराइजेशन से बनता है, बाकी से लेके टी तक जो होता है वो उसमें वो क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो QRS जो होता है वो डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से बनता है, और टी वेव जो होते हैं वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनते हैं, ठीक। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब हमने यहाँ पे मेंशन किया है पी वेव जो। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे। अब ईसीजी है, ईसीजी ये सब बेसिक है, अगर ये आपको मालूम होगा तो आप आगे ईसीजी को रीड करने में ये हेल्पफुल होगा। अगर ये चीज़ ही आपको नहीं मालूम है ईसीजी में कितने चीज़ें होती है, कितने वेव्स होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, कितने इंटरवल होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, है ना, किस तरीके का, जब तक वो चीज़ आप नहीं सही से समझेंगे तो आप ईसीजी को रीड नहीं कर पाएंगे। तो ईसीजी में टोटल जो होते हैं 11 चीज़ें होती है, ठीक है। तो 5 जो होते हैं वेव्स होते हैं ईसीजी में, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको समझना है, याद रखना है। समझने से मतलब है याद रखना है आपको। 3 से सेगमेंट्स होते हैं ईसीजी में, ठीक है ना। पी आर सेगमेंट, एस टी सेगमेंट, टी पी सेगमेंट, ठीक है। और 3 इंटरवल्स होते हैं ईसीजी में, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और इंटरवल कुछ भी बोल सकते हो, तो जनरली हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और क्यू टी इंटरवल्स, ठीक है। तो ये 11 चीज़ें होती हैं। और इसमें एक मैं बात बताऊंगा कि जो रेड से है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें रेड से हमने हाईलाइटेड किया हुआ है इस चीज़ को मस्ट आपको याद होना चाहिए, और ये चीज़ को आपको अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। पी क्यू आर एस टी वेव क्या होते हैं, एस टी सेगमेंट क्या होते हैं, पी आर इंटरवल क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और क्यू टी इंटरवल क्या होते हैं। पूरा ईसीजी जो होते हैं इसी के ऊपर पूरा ईसीजी का कहानी है, पूरा ईसीजी का खेल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करिए, फिर दोबारा से देखिए। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो जो है जितने मेडिकोज हैं, चाहे बी फार्मा वाले हो, एम फार्मा वाले हो, जो भी हो मेडिको, सबके लिए, जो नॉन मेडिकोज है उनके लिए भी है। मे भी जो नॉन मेडिकोज हो उनके लिए वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन जो मेडिकोज वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और हमने एक ये समराइज फॉर्म में चीज़ों को बताने की कोशिश की है। मैंने भी बहुत सारी बुकें पढ़ी, बहुत सारा हमने जो है वीडियो देखा, हमने बहुत सारे लेक्चर सुने, लेकिन सारे लेक्चर का मैं एक कंक्लूजन बना के समराइज फॉर्म में बना के वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ईसीजी जो अपने आप में, जैसा कि मैंने बताया, वो तो वास्ट चीज़ें हैं। अगर कोई बोले मैं 1 घंटे में बता दूंगा तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, आप ये वीडियो देखने के पहले और ये इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो ज़रूर एक अपने अंदर एक नॉलेज इतना आप डेवलप हो जाएगा, इतना तो ज़रूर आप कर पाएंगे कि ईसीजी पेपर को देख के आप चीज़ को डायग्नोस तो ज़रूर कर पाएंगे। इतना मैं प्रोमिस कर रहा हूँ, और आपसे मैं प्रोमिस कर रहा हूँ, इतना तो आप ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बने रहें, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे नोट के फॉर्म में समझाया है कि नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है इन बिटवीन 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ अगर आएगी तभी तो। अगर अभी हम रेट कैलकुलेट करेंगे, रिदम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि नॉर्मल रेट क्या होते हैं और टेकिकार्डिया हम कब कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया हम कब कहेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेट जो होता है हार्ट का 60 से लेके 100 बीट पर मिनट होते हैं। टेकिकार्डिया में हार्ट रेट जो होता है वो मोर देन 100 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा वो अभी मैं बताऊंगा कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिदम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और टेकिकार्डिया में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो क्लोज रहेगा, ठीक है ना, टेकिकार्डिया में। ओके, टेकिकार्डिया में जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्लोज रहेंगे। और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो मैं अभी मैं नीचे और बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखना है, टेकिकार्डिया में हार्ट रेट जो होते हैं मोर देन 100 हो जाते हैं, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट जो होते हैं वो लेस देन 60 हो जाता है, ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसमें फार का मतलब दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी। अब यहाँ से शुरू होता है, वो तो अभी तो जनरल नॉलेज के फॉर्म में था, जनरल नॉलेज था कि ईसीजी के बारे में जनरल नॉलेज था, लेकिन वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये गोल्डन रूल्स को नहीं समझ पाएंगे। जब गोल्डन रूल को नहीं समझ पाएंगे तो ईसीजी पेपर को आप रीड सही से नहीं कर पाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताया हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत समराइज फॉर्म में ही बताया है, कोई लेंदी फॉर्म में नहीं बताया है। तो अब ईसीजी पेपर को रीड करने के लिए ये 10 चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये 10 चीज़ें आ गई तो आप जो है कभी भी ईसीजी पेपर में आप मिस्टेक नहीं करेंगे डायग्नोस करने में ट्रीट डिजीज को। मैं आपसे 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। लेकिन ये 10 चीज़ें में 10 चीज़ें एकदम आपको आनी चाहिए, एकदम टिप्स फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रिदम को देखते हैं। रिदम क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ देखते हैं, इस चीज़ों को बताएंगे। वो सारी चीज़ें मैं डील करूँगा वन बाय वन। मैं ये 10 चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा रेट हम देखते हैं ईसीजी पेपर में, फिर एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं ईसीजी ग्राफ को देख के, फिर पी वेव को हम देखते हैं ईसीजी ग्राफ में, पीआर इंटरवल देखते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं ईसीजी ग्राफ्स के में, इसमें एसटी सेगमेंट देखते हैं, टी वेव्स को देखते हैं, क्यूटी इंटरवल को देखते हैं, और एबनॉर्मलिटीज को देखते हैं, ठीक है। कि किस कॉम्प्लेक्स में, किस इंटरवल में, किस वेव्स में क्या चेंज होगा, तो उससे क्या एबनॉर्मलिटीज आएगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए अब सबसे पहले यहाँ एक और चीज़ है, अभी तक तो हमने पढ़ी। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईसीजी। ईसीजी में जैसे अभी मैंने शुरू में बोला था ना कि ईसीजी के अंदर कितने लीड्स होते हैं। तो ईसीजी में जो होते हैं कई होते हैं, 12 लीड्स के भी ईसीजी होते हैं, 18 लीड के भी ईसीजी होते हैं, 20 लीड के भी ईसीजी होते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग आईसीयू में, सीसीयू में, इमरजेंसी में ड्यूटी जो लगती है जनरली जो है वहाँ पे हम इन जनरल कहीं भी ईसीजी ग्राफ हम निकाल रहे हैं तो 12 लीड्स को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये ईसीजी इसलिए आपको समझना अच्छे से कि आपकी ड्यूटी अगर इमरजेंसी में लगी है, कैजुअलिटी में लगी है, सीसीयू में लगी है, आईसीयू में लगी है, तो आपको वहाँ पे ईसीजी आना बहुत मस्ट है, क्योंकि पेशेंट आएगा चेस्ट पेन लेके, है ना। तो चेस्ट पेन लेके आएगा तो आप ईसीजी कराओगे ही कराओगे। ईसीजी करा के फिर उसमें आप डिजीज डायग्नोसिस को फाइंड आउट करोगे, है ना, कॉज को फाइंड आउट करोगे, कॉज को फाइंड आउट करके डायग्नोसिस पे आप पहुंचोगे, ठीक है ना। तो टोटल जो होते हैं 12 लीड्स के ईसीजी हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। जिसमें 3 जो होते हैं लिम लीड्स होते हैं, लीड्स 1, लीड्स 2, लीड्स 3। अभी मैं वो ईसीजी का ग्राफ जस्ट में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, तो बस अभी इतना याद रखना है। 3 जो होते हैं लिम लीड्स होते हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है। और 3 जो होते हैं वो ऑगमेंटेड लीड्स होते हैं, ठीक है ना। AVL, AVR, AVF, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो, RLF, ठीक है। RLF याद कर लेना, AVR, AVL, AVF, ठीक है। ये चीज़ें होती है। उसके बाद 6 जो होती हैं वो क्या होते हैं, चेस्ट लीड्स होते हैं, V1 to V6, ठीक है। ये चीज़ें अब हम देख रहे हैं ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर इस टाइप का आपने देखा होगा, ईसीजी पेपर आपने तो ज़रूर देखा ही होगा अभी तक, आपके एक्सपीरियंस में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, या तो हॉस्पिटल में देखा होगा, या आपने जहाँ पढ़ाई करी होगी, यूजी डिग्री ली होगी या पीजी डिग्री ली होगी, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस टाइप का ईसीजी पेपर होता है, और ये ग्राफ बनता है जैसा कि हमने बताया, पी से स्टार्ट होता है, टी पे जाके ख़त्म हो जाता है। पी से लेके टी तक में जो भी आते हैं वो एक कंप्लीट ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद अब ईसीजी पेपर की हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। क्या ईसीजी पेपर में आपने देखा होगा कि 2 चीज़ें होती है, एक स्मॉल स्क्वायर होता है। स्मॉल स्क्वायर को हमने पूरे वीडियो में रिप्रेजेंट किया है कैपिटल S.S, ठीक है ना। हाँ, जहाँ पे S.S दिखेगा मतलब स्मॉल स्क्वायर है, और बिग स्क्वायर को हमने जो है यहाँ पे शो किया है, बिग स्क्वायर BS करके हमने शो किया है, ठीक है ना। तो अगर वो चीज़ें कहीं दिखती है तो आप समझना बिग स्क्वायर है। तो ईसीजी पेपर में 2 स्क्वायर होते हैं, और इसी 2 स्क्वायर के ऊपर ही ग्राफ का खेल है, और इसी 2 स्क्वायर को काउंट करके कहीं पे बिग स्क्वायर काउंट करना पड़ता है, कहीं पे क्यू स्क्वायर छोटा
स्मॉल स्क्वायर को काउंट करना पड़ता है। इसी चीज़ को करके आगे चीज़ को हम प्रोसीड करते हैं, समझते हैं और डायगोनोस पे जाते हैं। तो दो स्क्वायर हो गया, बिग स्क्वायर हो गया, स्मॉल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये जो है ये डार्क लाइन है, डार्क लाइन जो आपको दिख रहा होगा ये इसको बिग स्क्वायर बोलते हैं। और बिग स्क्वायर के अंदर ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे होंगे 5, इसको स्मॉल स्क्वायर बोला गया है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है। तो स्मॉल स्क्वायर की जो हाइट होती है वो 1 mm होता है, ठीक है। और ब्रेथ जो होती है, लेंथ जो होती है वो भी 1 mm होता है। तो 1 mm में जो, अच्छा जैसे नॉर्मल हम लोग ईसीजी करो, नॉर्मल हम लोग जो ग्राफ पेपर देखे होंगे 10वीं 12वीं में आपने बनाया होगा बहुत ग्राफ। तो 2 एक्सिस होते हैं ग्राफ में, एक होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको एक्सिस बोलते हैं जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकल जो होते हैं वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे ईसीजी में वोल्टेज को, करंट को रिप्रेजेंट करता है, कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो होती है लेंथ जो होती है स्मॉल स्क्वायर की वो 1 mm होती है, और हाइट भी जो होती है स्मॉल स्क्वायर की 1 mm होती है, ठीक है। तो एक स्मॉल स्क्वायर में कितना मिली वोल्ट करंट पास होता है, तो 0.1 मिली वोल्ट करंट जो होते हैं वो पास होते हैं 1 स्मॉल स्क्वायर में, ठीक है। और एक स्मॉल स्क्वायर कितने सेकंड में पास होते हैं, तो 40 मिली सेकंड में एक स्मॉल स्क्वायर पास होता है, ठीक है। अब इसी को आगे देखेंगे। तो एक बिग स्क्वायर के अंदर कितने होते हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो जब एक स्मॉल स्क्वायर की लेंथ एंड हाइट 1 mm है, तो एक बिग स्क्वायर की कितनी होगी 1 into 5, तो 5 mm हाइट हो जाएगी और 5 mm जो है लेंथ हो जाएगी एक बिग स्क्वायर की, ठीक है। अब एक स्मॉल स्क्वायर की जो करंट जो होती है कितना होता है 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। तो अब हाइट इसकी है, तो अब 5 mm में करंट कितना हो जाएगा, तो 0.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छा समझिए। उसके बाद 1 mm जो होते हैं उसका टाइम क्या होता है 40 मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो 5 mm में कितना हो जाएगा 2, हमने बताया ये डार्क लाइन वाला क्या है, ये बिग स्क्वायर है, उसके अंदर ये छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, ठीक है। आप जब ईसीजी पेपर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर जो जिन्होंने अभी तक ईसीजी पेपर नहीं देखा है तो आप गूगल पर टाइप करो नेट पे ईसीजी पेपर, वो आपको वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। एज इट इज ऐसे ही रहता है। तो अब एक बिग स्क्वायर की बात करेंगे, इसकी हाइट जो होती है 5 mm होती है और लेंथ जो होती है वो भी 5 mm होती है, ठीक है। तो अब हम लेंथ हो गया एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्मॉल स्क्वायर का कितना है 40 मिली सेकेंड, तो 40 मिली सेकेंड इंटू 5 करेंगे, 40 मिली सेकेंड इंटू 5 करेंगे तो 200 मिली सेकेंड आ जाएगा। और हाइट कितनी है 5 mm है, तो 0.1 mm को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 mm आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमको एक चीज देखना है कि स्पीड जो होती है ईसीजी पेपर की क्या होती है 25 mm पर सेकेंड, यानी इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में जो होते हैं 5 बिग स्क्वायर पास हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी एक चीज समझना है, जो ईसीजी पेपर पे ग्राफ जो हम किसी पेशेंट का ईसीजी करते हैं तो पूरा जो पेज हमें बाहर निकलता आ जाता है, कितने देर में पूरा ईसीजी रिकॉर्ड हो जाता है 25 mm पर सेकेंड, ये बोला गया है, ठीक है ना। ईसीजी जो हम ग्राफ करते हैं 25 mm पर सेकेंड में पूरा ईसीजी निकल के हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है। जो इसकी स्पीड ये होती है। तो दैट इज क्या हुआ इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 5 बिग स्क्वायर जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक। एक सेकेंड में 5 बड़े स्क्वायर पास हो रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ 1 बिग स्क्वायर कितना होगा, तो 1/5 करेंगे और इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.2 सेकेंड में, यानी एक बिग स्क्वायर जो होते हैं वो 0.2 सेकेंड में पास हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इसी का खेल है। अगर इस चीज़ को आप सही से नहीं समझेंगे तो आगे इस चीज़ को रीड करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो 0.2 सेकेंड था। अब हमने ऊपर देखा है क्या क्या देखा है हमने कि हमने मिली सेकेंड में लिया तो 200 मिली सेकेंड, जैसा कि अभी हमने बताया ना एक बिग स्क्वायर का कितना, एक बिग स्क्वायर कितने देर में पास हो जाता है 200 मिली सेकेंड में पास हो जाता है।
तो यहाँ पे वही चीज़ आए। अब ड्यूरेशन ऑफ एक वन स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, जब 0.2 का एक बिग है तो ठीक है ना, तो एक बिग के अंदर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं स्मॉल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो 0.04 सेकेंड आए, जिसको कितना बोलेंगे 40 मिली सेकेंड, अगर मिली सेकेंड बोलेंगे तो 40 मिली सेकेंड आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब आता है स्टेप्स टू रीड ईसीजी। स्टेप टू रीड ईसीजी, ईसीजी को रीड करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से हम रीड करेंगे, कैसे कैसे रीड करेंगे, ठीक। एक आता है स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। आपने ईसीजी देखा होगा, तो ईसीजी में एक जो ईसीजी ये जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ईसीजी स्टार्ट होने के पहले दिखेगा, कहीं कहीं ईसीजी स्टार्ट होने के लास्ट में दिखता है, ठीक है। अगर ये चीज 2 बिग बॉक्स में आ रहा है, ठीक है ना, या 10 स्मॉल स्क्वायर में आ रहा है, तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बोला जाता है, ठीक है। अगर इससे कम आए तो वो एबनॉर्मल, इससे ज्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल है। तो क्राइटेरिया क्या है, ये जो होता है ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन का जो ये ग्राफ आएगा इस तरीके का ही आता है बिल्कुल, तो ये 2 बिग बॉक्स को कवर कर रहा होगा या 10 स्मॉल स्क्वायर को कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की बात करेंगे, तो ये वही चीज़ें बताई गई है। हाँ, इसमें देखो आप 10 स्मॉल स्क्वायर को ये कवर करेगा या 2 लार्ज स्क्वायर को कवर करेगा, ठीक है ना। ये 2 चीज़ों को याद रखना, बाकी चीज़ में भूल जाए, ठीक है ना, इतना है तो नॉर्मल है। तो अब इसको हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, तो ये आप फिगर ए में आप देख रहे होगे बिग स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, और 10 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या है, अंडर डैम्पिंग, यानी 2 बिग स्क्वायर में सही से नहीं आ रहा है ना, यहाँ तक गया स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, लेकिन यहाँ पे डैम्प हो गया, नीचे की तरफ आ गया, जिसको ओवरशूट बोलते हैं, तो ये नॉर्मल में आता है, ठीक है, या ओवर डैम्पिंग, ठीक है, 2 स्मॉल में गया ही नहीं, 2 लार्ज बॉक्स में ये कवर किया ही नहीं, या 10 स्मॉल में कवर किया ही नहीं। ये हो गया डबल स्टैंडर्डाइजेशन, ये 4 लार्ज स्क्वायर को कवर करा, ये भी अब नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद हाफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ये जो होता है एक ही बिग स्क्वायर को ले रहा है, ठीक है ना। तो इन जनरल हम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन में हम बिग स्क्वायर को देखते हैं, 2 बिग स्क्वायर है, कहीं कहीं पे क्या होता है बिग स्क्वायर नहीं दिख पाता है, तो हम 2 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल बॉक्स को हम काउंट कर लेंगे। अगर 10 स्मॉल बॉक्स तक आ रहा है तो वो नॉर्मल ईसीजी, अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो आपको दोबारा ईसीजी करना पड़ेगा उस पेशेंट को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इमेज 1 में बताया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लियरली, यहाँ पे विजिबल है, ये एक ईसीजी है किसी पेशेंट का, हमने अपने सीसीयू से लाया है। करंटली मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी मैं सीसीयू में वर्क कर रहा हूँ। सीसीयू होता है कोरोनरी कार्डियक कोरोनरी यूनिट, ठीक है। तो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर, और हमारा ईसीजी में ही काम होता है। एमआई का पेशेंट आता है, आपका टैकीकार्डिया के पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर हमने एमआई के पेशेंट को देखा है अभी तक, ठीक है ना। तो ईसीजी हम लोग कराते रहते हैं, वहाँ से हमने ये ईसीजी लाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ईसीजी के ग्राफ के लेफ्ट साइड में ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है, ठीक है, ये इमेज 1 है। और कई दफ़ा क्या होता है कि लेफ्ट साइड में नहीं दिखता है, तो ईसीजी के राइट साइड में आपको स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन देखा है, मतलब किसी एक साइड में आपको ये दिखना चाहिए। मशीन अलग अलग मशीन के अलग अलग सेटिंग होते हैं, तो किसी में जो होते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन का राइट साइड में होता है ग्राफ का सेटिंग, किसी में लेफ्ट साइड का होता है, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि 2 लार्ज यानी 2 बिग स्क्वायर को कवर कर रहा होगा या 10 स्मॉल स्क्वायर को कवर कर रहा होगा। बिग स्क्वायर समझ में नहीं आए तो 10 स्मॉल स्क्वायर काउंट कर लेना है ये ग्राफ में स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन में, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं मेन जो हमने बताया 10 गोल्डन रूल्स, ठीक है, जिसमें पहला रूल आ गया रिदम। रिदम की हम बात करेंगे। अब रिदम क्या होते हैं नहीं होते हैं, आई होप ये सबको आता होगा, ठीक है। रेट क्या होते हैं, रेट डेफिनेशन में यहाँ नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा तो और लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी टाइम होंगे अप्रोक्स 1 घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटा में लोगों को लगेगा बहुत लंबा वीडियो बना दिया। बहुत यूट्यूब पे वीडियो ईसीजी के बारे में पड़ा हुआ है, लेकिन
किसी ने एक्चुअल होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, नहीं बताया। क्या बस ईसीजी ये होते हैं, फिर रिदम ये होते हैं, रिदम बस टाइप्स बता दिया, रेगुलर इरेगुलर रिदम होता है। वो तो बुक में भी लिखा हुआ है भाई, इरेगुलर रेगुलर रिदम। हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ईसीजी पेपर में? मेन जब आप पढ़ते हो ना किताब में तो सब चीजें समझ में आती है। जब आप आईसीयू सीसीयू इमरजेंसी में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो, आपके पीछे आपके सामने पेशेंट लेटे हुए हैं, आपके पीछे जो है 2-4 अटेंडेंट खड़े हुए हैं, एक नर्सिंग स्टाफ है, एक आपका वार्ड बॉय है, ठीक है। तो जब इतने लोगों के बीच में आपको जो है ईसीजी पेपर सामने रहता है, कुछ नहीं रहता है, ईसीजी पेपर सामने रहेगा आपके टेबल पर रखा हुआ, उसको आपको देख के क्रॉस फाइंड करना है और उसके बाद हमको डायग्नोसिस पे जाना है। तो बुक रहता है तो आदमी आगे पीछे देख लेता है, लेकिन वहां पे आपको सेल्फ एज अ डॉक्टर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो ना सबके सामने, तो वहां पे आपको कैलकुलेट करके ईसीजी पेपर को देख के पेशेंट को बताना होता है, पेशेंट पार्टी को बताना होता है मेनली, ठीक है। तो वहां की बात हो रही है, तो आप ये मत बोलना सर डॉक्टर साहब आपने डेफिनेशन नहीं बता। डेफिनेशन आपको हजारों बुक में मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ ना वो कोई नहीं देगा, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब है तो बुक में लिखा हुआ, लेकिन रिटन लैंग्वेज बहुत कम लोगों को समझ में आती है ना। इसलिए एक ऐसी चीज है, किताब तो बहुत है, लिखे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन उस सारे बुक का मतलब कई सारे बुक पढ़ने के बाद एक समराइज फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिदम सबसे पहली चीज हमें देखना है, रिदम हम चेक करते हैं रिदम स्ट्रिप में। ये एक ईसीजी पेपर है, इसमें एक रिदम स्ट्रिप होता है, कौन सा होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो रिदम को कैलकुलेट करते हैं कहाँ पे, रिदम स्ट्रिप में करते हैं, बस ये पॉइंट याद रखना। रिदम स्ट्रिप क्या होता है, तो देखो एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिलेगा ईसीजी पेपर में, सेकेंड लीड का लास्ट में मिलता है ईसीजी पेपर के, ठीक है। तो रिदम जो हम कैलकुलेट करते हैं रिदम स्ट्रिप में पहली पॉइंट याद रखना चाहिए। और रिदम स्ट्रिप होता कौन सा है, तो जब ईसीजी पेपर को हम देखेंगे, किसी पेशेंट का ग्राफ आया होगा ना, तो उसमें जो होते हैं वो सेकेंड लीड का, ठीक है ना, सेकेंड लीड का एक एक्स्ट्रा ग्राफ मिलता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिलता है ईसीजी पेपर पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिदम स्ट्रिप, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी बात नहीं हुई, कहीं कहीं पे किसी किसी ईसीजी पेपर में हम देखते हैं कि सेकेंड लीड का जो होता है वो एक्स्ट्रा स्ट्रिप नहीं मिलता है, तो अब वहां पर रिदम तो हमको कैलकुलेट करना है, तो आप कहाँ से करें भाई, एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिल गया तो बहुत अच्छा है, जहां से नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा स्ट्रिप तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेन लीड सेकेंड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से 3 चीजें याद रखना है, क्या रिदम कैलकुलेट करना है किसमें, रिदम स्ट्रिप में। रिदम स्ट्रिप कहाँ पे होता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिलता है सेकेंड लीड का ईसीजी पेपर के लास्ट में, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर वो भी नहीं है कि एक्स्ट्रा स्ट्रिप, बहुत सारे ईसीजी पेपर, हमने तो हजारों ईसीजी पेपर देखे हैं ना, ईसीजी ग्राफ देखे हैं पेशेंट के, तो किसी में आता है किसी में नहीं आता है, जो होता है कि मशीन से, मशीन की सेटिंग की बात होती है, ठीक है ना। तो नहीं है तो मेन हम सेकेंड लीड को में देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से देखो, जैसे ये एक ईसीजी ग्राफ है ईसीजी, तो लीड 1 ये हो गया, लीड 2 हो गया, लीड 3 हो गया। अब सबसे नीचे आप देख रहे होगे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप दिख रहा है ना सेकेंड लीड का, हाँ इसे बोला गया, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप दिखेगा सेकेंड लीड का ईसीजी पेपर में, वहां पे हम रिदम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की तरह यहाँ पे राइट साइड में है, ठीक है ना। हाँ अगर ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप नहीं है तो हम मेन लीड सेकेंड में हम देख के रिदम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं नीचे एक और ग्राफ हमने डाला है, अब कहीं कहीं किसी किसी मशीन में इस टाइप का सेटिंग होता है, अब इस टाइप में देखिए आप एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें हम मेन लीड सेकेंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमको कैलकुलेट करना है रिदम, ठीक है ना। तो ये हमने पिक हमने इसलिए दिखाया कि आपको बिल्कुल समझ में आए चीजें। बहुत सारे वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा, बहुत लोग बनाए हैं, व्यूज तो बहुत हो गया है, 25 लाख 26 लाख व्यूज, लेकिन वो सही से बनाए नहीं है। लोगों को उसमें क्या है समझ में आया, मुझे खुद समझ में आया, लोग इतने 25 लाख लोगों ने देखा हुआ है। तो रिदम कैलकुलेट करते हैं, रिदम स्ट्रिप में एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिलेगा ईसीजी पेपर में सेकेंड लीड का, अगर वो चीज नहीं है तो मेन लीड सेकेंड में हम चेक करेंगे रिदम को। उसके बाद हमें उसमें देखना क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें आर इंटरवल को देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, आर इंटरवल को देखना है, ठीक है।
यानी दो आर के बीच में कितने बिग स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं। रिदम में हम क्या देखते हैं, आर आर इंटरवल को चेक करना है, किसमें, सेकेंड लीड में चेक करना है रिदम के लिए, ठीक है, और कितने बिग स्क्वायर आ रहे हैं दो आर आर इंटरवल के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीजिए सेकेंड लीड ये है, तो ये हो गया एक आर, पी ग्राफ होता है ना, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी, ये हो गया। तो ये बड़ा वाला जो लीड है, हमने ऊपर बताया आपको, नॉर्मल ईसीजी दिखाया, ये ऊपर जो होते हैं ये आर होते हैं, एक आर ये हो गए और एक आर ये हो गया, ठीक है ना। तो दो आर आर इंटरवल के बीच में कितने बिग स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक आई होप समझ में आएगा, बहुत आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं रिदम की, तो बात कर ली हमने, क्या देखना है, ठीक है। अब उसका रिदम स्ट्रिप में हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिदम को देखेंगे, क्या होते हैं, साइनस, ब्रेडिकार्डिया, यानी ब्रेडिकार्डिया देखेंगे और टेकिकार्डिया देखेंगे, इसमें रिदम स्ट्रिप से ही देखते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ रिदम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है रेगुलर रिदम हो गया, जिसको नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। क्या क्या देखना है, अभी हमने बताया। रिदम देखने के लिए हमें क्या देखना है, रिदम स्ट्रिप को देखना है। रिदम स्ट्रिप क्या होता है, सेकेंड लीड का एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिला, नहीं मिला तो सेकेंड लीड में देखना है, ठीक। क्या देखना है, आर आर इंटरवल, दो आर आर के बीच में कितने बिग स्क्वायर आ रहे हैं वो देखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रेगुलर इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर रिदम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इक्वल आर आर इंटरवल होगा, ठीक है, यानी दो आर के बीच में आर आर इंटरवल देखेंगे। मान लो जैसे अभी हमने ऊपर बताया है ना, जैसे यहाँ हमने अभी बताया जस्ट के यहाँ पे क्या चार बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। तो ऑलमोस्ट सब में चार चार हो रहे थे, इक्वल आर आर इंटरवल होंगे, यानी सारे आर आर के बीच में इक्वल बॉक्स आने आ रहे होंगे, ठीक है। तो रेगुलर रिदम में ये होता है, इक्वल आर आर इंटरवल होगा। और पी वेव एवरी बिफोर एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर रिदम का ये पहचान है, ये आपका पी वेव, ये क्या है, पी वेव है, ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स है। रेगुलर रिदम का ये भी है पहचान कि पी वेव होगा एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पी वेव है एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे रेगुलर आ रहा है, पी वेव है एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे पी वेव आ रहा है, रेगुलर है ना एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे। ये इसीलिए हमारे हॉस्पिटल का है, मैं काम कर रहा हूँ आर्टेमिस्ट हार्ट सेंटर, ठीक है, आप डालोगे नेट पे तो आ जाएगा, ठीक है ना वहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। नॉर्मल साइनस रिदम में हमने देखा आर आर इंटरवल जो होंगे वो इक्वल होंगे, एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पहले क्या बन रहे होंगे, पी वेव का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। और हार्ट आपको दो चीज याद रखना है, ये चीज तीसरी पॉइंट जो है ये आपको समझ में आएगा जब रेट बताऊंगा तब, ठीक है। तो रेगुलर रिदम के लिए आपको बस यहाँ पर देखना है इक्वल आर आर इंटरवल देखना है और पी वेव होना चाहिए एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि हमने फिगर में बताया, ठीक है ना। अब जैसे ये है एक इमेज वन में हम, अब वो तो चाहिए थी, अब इमेज वन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या आर आर इंटरवल है, ठीक है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ना, पी क्यू आर एस टी। तो अब यहाँ पर देखते हैं एक लार्ज बॉक्स, दो लार्ज बॉक्स, तीन लार्ज बॉक्स, चार लार्ज बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आर आर में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। तो ये इक्वल आर आर इंटरवल है, यानी कहने का मतलब ये है कि आर आर के बीच में चार बॉक्स आ रहे हैं, तो चार बॉक्स ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इमेज 2 में हमने वही चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये जो होते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले क्या होना चाहिए, पी वेव होना चाहिए, जो कि ये पी वेव आपको दिख रहा है ना, ये चीज हो गई है ना। ये आर आर इंटरवल इक्वल हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले क्या है, पी वेव आपको दिखना चाहिए। तो ये हो गया इमेज के फॉर्म में मैंने समझाया। अब कुछ मैं यहाँ पे इमेज डाला हूँ, ये आप जो है इसमें रिदम चेक करो, रिदम चेक करके मुझे कमेंट में बताओ इमेज 1 में कितने हैं रिदम और इमेज 2 में कितने रिदम है तो मतलब रिदम किस टाइप का है, रेगुलर रिदम है, इरेगुलर रिदम है, क्या है वो आप हमें बताएं कमेंट में, ठीक है। हमने बहुत सारे इमेजेस इसलिए डाले हुए हैं ताकि आपको आसानी होगी कैलकुलेट करने में। अब आता है दूसरा टाइप इरेगुलरली इरेगुलर रिदम है ना। इरेगुलरली इरेगुलर रिदम में क्या होगा, रेगुलर में क्या था बच्चों,
रेगुलर में क्या था, इक्वल आर इंटरवल होगा, ठीक है, और एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले क्या दिखेगा, पी वेव दिखेगा। तो अब यहाँ पे इरेगुलर रिदम में क्या होगा, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम में अनइक्वल आर इंटरवल होंगे, ठीक है। अभी मैं ये इमेज में एक्सप्लेन करूंगा, बस ये याद रखो, अनइक्वल आर इंटरवल होंगे। पी वेव जो होंगे वो आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे, इस टाइप से होंगे, है ना, पी वेव आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे, ये जो है, या पी वेव एब्सेंट होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आर है, ये आर आर दो आर के बीच में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्स एक बॉक्स आ रहा है। अब दूसरे आर के बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, बिग बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये दो आर के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो आर के बीच में इक्वल इंटरवल है, कहीं 1 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 2 आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और पी वेव जो होंगे वो आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे, या एब्सेंट पी वेव। यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा पी वेव है, नहीं ना, तो इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। आप जब ईसीजी पेपर किसी पेशेंट का निकालेंगे, कभी कभी ये सब चीजें दिखती है, जो चीज दिखती है वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज बताई नहीं है, ना बताऊंगा मैं। जो चीजें हमें ईसीजी पेपर में दिखती है, हम जब पेशेंट को लाते हैं, ईसीजी कराते हैं, फटाफट देखते हैं उसको, तो जो चीजें दिख रही है वही चीजें, ये सब मैंने ईसीजी को वहां से लिया, क्लिनिक की ईसीजी है, मतलब हॉस्पिटल की सीसीयू की ईसीजी हमने निकाली है, वहां से पेशेंट को देखा है। तो अब इरेगुलरली इरेगुलर रिदम का क्राइटेरिया होगा, इमेज में हमने बता दिया। अब इसके एग्जांपल देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन का जो पेशेंट आएगा उसमें इरेगुलरली इरेगुलर रिदम होते हैं, और उसका ग्राफ इस तरीके का होगा। दूसरा, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया के जो पेशेंट होंगे उसका भी इरेगुलरली इरेगुलर रिदम होगा, इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो अब ग्राफ को पहचानना आना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल में होंगे ना, तो कोई चीज़ें नहीं होती, जो चीज़ें आपके दिमाग में है वो और ग्राफ, बस आप ही सोच सकते हो, समझ सकते हो, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एट्रियल फिब्रिलेशन और मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, इसको एमएटी लिखते हैं शॉर्ट में। अब आता है रेगुलरली इरेगुलर रिदम, ठीक है ना। अब मतलब हमेशा देखने को मिलेगा इरेगुलर रिदम ही आ रहा है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया है। इसमें रेगुलर रेट होगा, जब हार्ट रेट हम देखेंगे तो रेगुलर होगा, विद इरेगुलर मिस्ड बीट या ड्रॉप बीट, ठीक है ना, यानी मिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो होगा वो इरेगुलरली मिस्ड होंगे, मतलब होंगे नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से समझते हैं। ये क्या है, पी वेव है, QRST, ठीक है। टी के बाद फिर ये पी वेव शुरू हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, QRST आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, मिस्ड, मतलब यहाँ पे है ही नहीं, जो यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद पी वेव हुआ, QRST आया, फिर उसके बाद क्या हो गया, पी वेव आया, QRST आया, फिर उसके बाद पी वेव आया, फिर पी वेव आया, यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, QRST आना चाहिए। तो इरेगुलरली जो है वो क्या है, रेगुलरली मिस्ड होगा बीट, या QRS कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इरेगुलरली मिक्स्ड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप इस तरीके से समझो, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। ये सब कहाँ देख रहे हैं, लीड सेकेंड में देख रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा स्ट्रिप वाला लीड सेकेंड है, ठीक है, नहीं तो मेन लीड में देखना है। अब दूसरे इमेज में बताया गया वही चीज, QRS कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे ये पी वेव आ गया इमेज 3 में, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे फिर पी वेव के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, लेकिन वो चीज आई नहीं है, ठीक है ना। QRS कॉम्प्लेक्स बना, फिर पी वेव आया, फिर QRS बना, फिर पी वेव बना। अब यहाँ पे एक आनी चाहिए, 2 पी के बीच में एक QRS कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 पी के बीच में एक यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो वो चीज आई नहीं है ग्राफ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर रिदम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आई होगी। अब वो किस में होता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, जिसको हम बोलते हैं मोविस सेकेंड हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। अभी तक थी किसकी थी, रिदम की थी। अब आते हैं रेट के ऊपर, ठीक है ना। रेट क्या होता है, अगर आपको रिदम नहीं आया समझ में, तो आप दोबारा से वीडियो को स्लो कर करके 1 बाय 1 चीज को देखो, और जहाँ पे समझ नहीं आया मुझे कमेंट करो, मैं वो चीज़ें फिर बताऊंगा।
उसके बाद हम कर रहे हैं रेट। रेट फिर हम कहाँ देखते हैं, तो रिदम स्ट्रिप में देखते हैं। ठीक है, अब रिदम स्ट्रिप कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब मैं वो चीज फिर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है, बिटवीन 2 RR। जैसे रेट के रिदम के लिए भी हम देख रहे थे, RR इंटरवल देख रहे थे, क्या है मतलब कितने बॉक्स आ रहे हैं, अगर 4 4 4 4 आ रहे हैं तो क्या हो गया, रेगुलर रिदम हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो रेट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या देखने हैं, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर काउंट करने हैं बिटवीन 2 RR इंटरवल, यानी 2 कंसेक्यूटिव RR। ऐसा नहीं एक यहाँ करके एक लास्ट करके नहीं, लीड सेकेंड के 2 कंसेक्यूटिव RR के बीच में कितने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर आ रहे हैं वो हम कैलकुलेट देखते हैं, काउंट करेंगे। उसके ये मेन चीज हो गई, मतलब बेस कैसे करना। अब इसके फॉर्मूले आते हैं। अगर रेगुलर रिदम है, रिदम हमने कैलकुलेट करना सिखा दिया आपको। अगर रेगुलर रिदम है तो हार्ट रेट जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 RR वेव्स। ठीक है ना। या कई दफा ऐसा होता है कि RR दो बिग बॉक्स समझ में नहीं आता, वैसे हालांकि होता नहीं है, अगर कभी नहीं आए समझ में तो 2 RR इंटरवल के बीच का हमें स्मॉल स्क्वायर को काउंट करना है। जब स्मॉल स्क्वायर लेंगे तो 1500 ऊपर लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है इसमें 2 RR इंटरवल के बीच का स्मॉल स्क्वायर को। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग ये याद रखते हैं 300 वो दिख जाता है बिग स्क्वायर। ठीक है ना, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 R वेव्स। ठीक है, ये हो गया अगर रेगुलर रिदम है। ठीक है, तो पहला कंडीशन। अब जैसे ये फिगर हमने दिया हुआ है ना, इस पे आप बताओ देख के, ये हमने क्या देखना है, रिदम स्ट्रिप में रिदम स्ट्रिप क्या होता है वो चीजें समझ में आ गई। तो ये रिदम स्ट्रिप आप देख रहे हो सेकेंड लीड का, यहाँ पे ये 8 देखिए। ठीक है ना, अब जैसे आप कई दफा होता है कि बीच में होता है, तो जहाँ पे ये मोटर लाइन के ऊपर होगा ना वो काउंट करना तो आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं तो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर काउंट कर लो 2 RR के बीच में। तो ऐसे यहाँ दिख रहा है ऑलमोस्ट 4, यहाँ पे क्या है बिग स्क्वायर है, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने, है ना, 4 बिग स्क्वायर आ रहा है 2 यहाँ पे 2 R के बीच में, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 तो कितने हो गए 75 बिट ये आएंगे। ठीक है ना। अब जैसा कि हमने ये वीडियो शुरू होने के पहले ही बताया था, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होते हैं 60/100 बीट पर मिनट। अब नॉर्मल हार्ट रेट इतना होता है। अब नॉर्मल हार्ट के लिए 2 RR इंटरवल कितना होना चाहिए, 3 से 5 बिग स्क्वायर होना चाहिए, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5। अब 300 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, तो 100 नॉर्मल हार्ट रेट 100 60 से लेके 100 के बीच में है ना, मतलब 60 to 100 है। तो मिनिमम बिग स्क्वायर जो होना चाहिए 2 RR इंटरवल में, वही बता रहा है नॉर्मल हार्ट रेट के लिए 3 और ज्यादा ज्यादा 5। 3 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा, 3 से ज्यादा है तो टेकिकार्डिया में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 5 लेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 5 तो 60 हार्ट रेट आया। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने एक समराइज फॉर्म में बताने की आपको कोशिश करी। नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 होते हैं, लेकिन नॉर्मल हार्ट रेट के लिए 2 RR इंटरवल के लिए कितना होना चाहिए, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 बिग स्क्वायर होने चाहिए 2 कंसेक्यूटिव RR के लिए, नॉर्मल हार्ट रेट होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 RR इंटरवल में 3 से 5 बिग स्क्वायर तक आ रहा है तो नॉर्मल हार्ट रेट हुआ। ठीक है ना। अगर 3 से कम आ रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, टेकिकार्डिया में। ठीक है, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अगर 3 से कम आ रहा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बेस पे टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया हम उसको बोलते हैं कि जब हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो जाना। ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं हार्ट रेट जब 60 से कम हो जाना। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बिग स्क्वायर 3 से कम है तो हार्ट रेट क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया ना 300 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा 100 आएगा। अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा है
तो वो क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 RR इंटरवल के बीच में हमको काउंट करना है बिग स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट 1.4 आ रहा है, तो 300 डिवाइडेड बाय 1.4 ये कितना हो गया, 215 बीट पर मिनट हो गया। आता है पेशेंट को, जब आप कार्डियक मॉनिटर पर देखेंगे ना, तो टैकीकार्डियक पेशेंट होगा तो 200, 250, 300 तक हार्ट रेट पहुंच जाता है। फिर उसको कंट्रोल करते हैं तो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, क्वाड्रोन का उसका फार्मूला होता है, वो चीज़ें बात की चीज़ है, वो क्या करने वाला है अभी हमें समझना है। पहले डायग्नोसिस करता है, हो क्या रहा है, वो तो ट्रीटमेंट पार्ट है ना, उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, लेकिन अभी डायग्नोसिस करना है कि हो क्या रहा है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हमने बोला ना 60 से कम होगा हार्ट रेट तो ब्रेडिकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया 100 से ज्यादा। तो नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अगर 5 से ज्यादा हो, ठीक है, तो आप 300 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 60 आए, ठीक है, तो 160 है, तो ये ब्रेडिकार्डिया होगा। अब जैसे यहाँ 2 RR इंटरवल में ऑलमोस्ट 8 बिग स्क्वायर आ रहे हैं, काउंट करना आप जूम करके, तो ऑलमोस्ट 8 बिग स्क्वायर आ रहे हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 8 कितना है, 38 बीट पर मिनट आया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे किसमें जा रहा है, टैकीकार्डिया में जा रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज और हमको देखने को मिलता है यहाँ से, एक चीज और, अगर 25 से 30 हार्ट रेट किसी पेशेंट का आ रहा है, ठीक है, यानी ब्रेडिकार्डिया का जब आएगा 25 से 30, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में रहता है, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में रहता है वो। जब ये पहचानने का तरीका आएगा, 25 से 30 हार्ट रेट आ रहा है तो कंप्लीट वो हार्ट ब्लॉक में। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। रेट क्या होते हैं, रेगुलर रिदम है तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, आगे चलते हैं। अगर इरेगुलर रिदम है, रिदम कैलकुलेट करना हमने जस्ट अभी बताया, रेगुलर रिदम अगर आ रहा है तो हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आर वेव्स, है ना, आर वेव्स कितने आ रहे हैं 30 बिग स्क्वायर में, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिदम, ठीक है ना, सॉरी इरेगुलर रिदम। नंबर ऑफ इरेगुलर रिदम के लिए हार्ट रेट, अगर रेगुलर रिदम है तो हार्ट रेट निकालना है तो नंबर ऑफ आर वेव्स देखने हैं 30 बिग स्क्वायर में, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब उसको देखते ये इमेज बना, यहाँ पे हमने काउंट किया, क्या काउंट किया 30 बिग स्क्वायर। सबसे पहले देख लिए रिदम, रिदम यहाँ पे क्या इरेगुलर है, ठीक है ना, हाँ इरेगुलर रिदम में हमको हार्ट रेट निकालना है, समझ में नहीं आ रहा है तो 30 बिग स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है ना, कितने 30 बिग स्क्वायर काउंट करने हैं और उसमें देखने हैं कि आर वेव कितने आ रहे हैं। तो 1 2 यहाँ से हमने नंबरिंग किया, अब काउंट करना 30 बिग स्क्वायर हमने काउंट किया यहाँ पे, ठीक है ना। उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ आर वेव जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ये सेकेंड लीड का आर वेव ये हुआ तो कितने आ रहे हैं 14 आ रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है 14 इंटू 10 तो 140 बीट पर मिनट आया, यानी ये कौन सा कंडीशन है, टैकीकार्डिया, ठीक है ना, तो ये होता है। तो रेट में हम दो ही चीज देखते हैं, रिदम रेगुलर है तो बहुत आसान है, अगर इरेगुलर है तो हम दो क्या करेंगे, आर वेव को काउंट करेंगे 30 बीट बिग बॉक्स में, बिग स्क्वायर में, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा हार्ट बीट, उससे हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ये बहुत, ये तो हमने वो था थ्योरी के फॉर्म में बताया चीज को, अब यहाँ पे देखना है टैकीकार्डिया अगर 100 से हार्ट रेट 100 से ज्यादा और टैकीकार्डिया होगा तो हम क्यूआर्स को देखेंगे। क्यूआर्स किस में देखेंगे, सेकेंड लीड और V4 में, मेनली सेकेंड लीड में देखेंगे। तो क्यूआर्स कॉम्प्लेक्स अगर नैरो आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, अब नैरो आ रहा है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया बन रहा है तो देखेंगे कि रेगुलर नैरो ही बन रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या कई दफा होता है कभी नैरो कभी लार्ज, कभी नैरो कभी लार्ज। तो अगर रेगुलरली नैरो कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो उसमें हम देखेंगे फिर पी वेव को, फिर पी वेव को भी हम किस में देखेंगे टैकीकार्डिया के लिए, तो हम देखेंगे लीड 2 और V4 में देखेंगे, ठीक है ना, कि पी वेव आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर नैरो बन रहा है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, तो हमको ये देखना है कि वो नैरो जो बन रहा है वो रेगुलर बन रहा है या इरेगुलर बन रहा है। अगर रेगुलर बन रहा है
तो फिर हम पी वेव को देखेंगे कि पी वेव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर पी वेव प्रेजेंट है तो साइनस टैकीकार्डिया होगा या एट्रियल फ्लटर बोलते हैं इसको, ठीक है। पी वेव अगर प्रेजेंट है तो साइनस टैकीकार्डिया या एट्रियल फ्लटर। उसके बाद अगर रेगुलरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन पी वेव एब्सेंट है तो वो एसवीटी आएगा, ठीक है। इसको एसवीटी भी लिखते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या पीएसवीटी भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों वही चीज होता है, जनरली एसवीटी लिखते हैं, पीएसवीटी भी कहीं कहीं मिलता है इसी पेपर में, तो ये लिखते हैं, या जंक्शनल टैकीकार्डिया होते हैं, ठीक है। और अगर नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस जो इरेगुलरली बन रहा है तो फिर हम देखेंगे पी वेव प्रेजेंट। अगर पी वेव प्रेजेंट होगा तो फोकल एट्रियल टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। इरेगुलर कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। अगर इरेगुलरली होगा तो फिर पी वेव अगर एब्सेंट होगा तो एफ होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है ना। अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया बन रहा है तो फिर हम देखेंगे कि वो रेगुलर बन रहा है या इरेगुलर बन रहा है। अगर रेगुलरली वो ब्रॉड बनता जाएगा और कॉम्प्लेक्स तो वीटी होगा, बताया ना। इस चार्ट को एकदम दिमाग में आप छाप लो, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इस चीज को देखो, दिमाग में छाप लो। इसी चीज के बेसिस पे हमको वहां पे चीज को डायग्नोस करना होता है, ठीक है। इसी से सारा खेल है। फुल फॉर्म ने लिख दिया, आप 4 सेकेंड को देख रहे हैं, ठीक है। अगर हार्ट रेट 60 से कम है, ब्रेडिकार्डिया अगर है तो उसमें हम देखेंगे 3 कंडीशन आता है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले पी वेव बन रहा है रेगुलर तो हम देखेंगे पीआर इंटरवल। अगर नॉर्मल पीआर है तो साइनस ब्रेडी होगा, अगर प्रोलॉन्ग पीआर है तो फर्स्ट डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मोर पी देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी अब यहाँ पे बोला गया जैसे ऊपर हमने बताया था ना अभी कि पी वेव पहले दिखना चाहिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले, लेकिन कहीं कहीं पे मिस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यानी अगर पी वेव ज्यादा हो जाए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में तो इसमें 2 चीज होंगे, ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग हो रहा है पीयर इंटरवल, या पीयर इंटरवल जो है वो फिक्स्ड है। अगर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे पहले 1 बॉक्स हुआ, फिर 1.5 बॉक्स हुआ, फिर 2 बॉक्स हुआ पीआर इंटरवल का, तो ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पीआर इंटरवल फिक्स्ड है, यानी एक बॉक्स का पीआर इंटरवल आ रहा है, एक बॉक्स का आ रहा है, तो वो फिक्स्ड पीआर इंटरवल है, वो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। ये चीज बहुत समझना है अच्छे से, बहुत लोगों को ये चीजें नहीं आती है जिसकी वजह से डायग्नोस करने में चीजें प्रॉब्लम होती है। उसका नो रिलेशन ऑफ पी एंड क्यू वेव होगा ही नहीं, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा, कोई 3rd डिग्री ब्लॉक होगा जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये अब एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस को हम कहाँ पे कैलकुलेट करना है, किस लीड में देखना है, पहले चीज तो क्या कैलकुलेट करना है, किस लीड में देखने हैं और किस तरीके से देखना है, बस पूरा ये 3 चीज पे ईसीजी का खेल। अगर ये 3 चीज आपको सही से आ गई तो ईसीजी आप फटाफट करके डायग्नोस करके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करके चिल करोगे। फिर तो एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसको हमने देखना है लीड सेकेंड और एवीएफ। नॉर्मल एक्सिस डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, टूवर्ड्स, लेफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस जो होते हैं हार्ट का -30 डिग्री टू +90 डिग्री तक नॉर्मल होते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है एक्सिस को, तो एक्सिस कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ आर वेव माइनस करना है डेप्थ ऑफ एस वेव, ठीक है। इसको याद करना, आर माइनस एस करना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना, इसी का सारा खेल है। तो आइए, ये हमने इमेज में बताया, आप यहाँ से देख सकते हो, आप देख लो। ये देखना है लीड फर्स्ट और एवीएफ क्या करना, आर माइनस एस करना, ठीक है। तो हाइट ऑफ आर, डेप्थ ऑफ एस माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद अगर अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट फॉर्म में हमने बताया है, दोनों को हमने लीड 1 में माइनस किया, अगर माइनस करने के बाद पॉजिटिव आया, और एवीएफ में भी हमने आर माइनस एस किया, वो भी पॉजिटिव आया, है ना। यानी एवीएफ और लीड 1 का जो हमने माइनस किया, दोनों का सेपरेट दोनों पॉजिटिव आया, तो ये क्या होता है, नॉर्मल एक्सिस होते हैं, ठीक है। अगर हमने दोनों को माइनस किया लेकिन दोनों निगेटिव आया तो इसको हम एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बोलते हैं, ठीक है।
अभी मैं इसका फिर बताऊंगा, पहले नॉर्मल चीज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होगा तो क्या डिजीज होगा, क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमने लीड 1 में R-S किया, पॉजिटिव आया, लेकिन एफ में किया तो निगेटिव आया, तो इसमें क्या होगा, LAD होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर हमने माइनस किया R-S, ठीक है, लीड 1 में नेगेटिव आ गया, AVF में किया पॉजिटिव, तो राइट एक्सिस डेविएशन हुआ। इस चार्ट को आपको दिमाग में एकदम छाप लेना है, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस चीज को एक एक चीज समझो, उसको अपने कॉपी पेन पे लिखो अच्छे से, और उसको एक एक चीज करके अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ो। खिचड़ी मत पकाना है, एक ही दिन सारा वीडियो नहीं देखना है, हाँ स्किप करके नहीं देखना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखना। एक दिन भी अच्छे से देखोगे, इसको नोट्स फॉर्म में बनाओगे, फटाफट सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सिस के लिए हमने लीड 1 लीड एफ देखना है, R-S किया, दोनों लीड 1 और लीड एफ में तो पॉजिटिव है तो नॉर्मल एक्सिस है, दोनों नेगेटिव आया तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। लीड 1 अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, लीड 1, आप आंख बंद करो फिर ये सब करो। लीड 1 अगर पॉजिटिव आया, AVF नेगेटिव आया तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। और अगर लीड 1 नेगेटिव आया और AVF पॉजिटिव आया तो वो क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन। अब हम आते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो क्या क्या डिजीज हो सकता है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हार्ट इनलार्जमेंट हो सकता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो लेफ्ट साइड हार्ट इनलार्जमेंट यानी लेफ्ट साइड हाइपरट्रोफी हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल इसका किस किस वजह से हो सकता है भैया, तो हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा, लेफ्ट साइड हार्ट इनलार्जमेंट होगा। एओर्टिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, LBB, L से हो गया लेफ्ट, BBB से बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड हार्ट इनलार्जमेंट हुआ, उसके क्राइटेरिया है, ठीक है, ये एब्नॉर्मल आ गई। फिर राइट एक्सिस डेविएशन में क्या हो गया, राइट साइड हार्ट इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हो गया, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकुलर साइड हार्ट इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर में हो सकता है हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के केस में राइट एक्सिस डेविएशन होते हैं, COPD हो गया, ओबेसिटी हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया जिसको PH बोलते हैं, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इसमें होगा तो क्या होगा, राइट एक्सिस डेविएशन होगा। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो आता है तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन हो जाता है। यहाँ पे अब एक चीज फिर मैं बोलूंगा, यहाँ नॉर्मल ECG ग्राफ है, PAQRST, ये इमेज यहाँ पर डालने का ये मकसद है कि अब यहाँ से शुरू होगा P वेव के पहले एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन हो जाए आपके जहन में, इस टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं P वेव, अब यहाँ से बहुत अच्छे समझना है, और P वेव को हम चेक करते हैं लीड सेकेंड, V1 और AVR में, ठीक है, इस तीनों में हमको चेक करना है। मेन हमको लीड सेकेंड में चेक करना है, ठीक है ना, ये मेन लीड में करना है, एक्स्ट्रा और तो भी में करना है। ये हमने ऊपर बताया, ये एटेड डिपोलाइजेशन से होते हैं। अब P वेव का जो होता है नॉर्मल लेंथ, ठीक है, 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर का लेंथ होना चाहिए, यानी ये जो होना चाहिए लेंथ, इसको बोल रहे हैं 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर का होने चाहिए, और हाइट होने चाहिए आपका 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अगर इतने आ रहा है तो आपका P वेव नॉर्मल है, ठीक है। अब उसके बाद इन ऑल फेजेस, ठीक है ना, इन ऑल लीड्स, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है समझने की, ऑल लीड्स में P वेव जो होते हैं वो अपराइट होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। अब ये मैं इमेज में भी दिखाऊंगा, एक्सेप्ट लीड AVR, ठीक है, AVR में जो होते हैं वो P वेव क्या होते हैं, वो इन्वर्टेड होते हैं। और हमको चेक कहाँ कहाँ करना है, 3 में, लीड सेकेंड, V1 और AVR। तो सारे लीड में जो होते हैं P1 जो होते हैं वो अपराइट होते हैं, बट AVR में P वेव जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद V1 में जो होते हैं वो P वेव बाइफेजिक होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये ग्राफ का पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। लीड सेकेंड में और ऑल लीड्स में जो होगा वो अपवर्ड होते हैं P वेव, लेकिन AVR में जो होते हैं वो
इन्वर्टेड होते हैं, और V1 में जो होते हैं वो बाइफेजिक पी वेव होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन लीड AVR इन्वर्टेड पी वेव जो कि हमने बताया वही। अब इमेज में देखो, लीड सेकंड में हमने देखा, ठीक है, अपराइट है। बाकी V1 में देखिए बाइफेजिक इसमें दिख रहा है ना V1 में, और AVR में देखिए इन्वर्टेड होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड पी वेव है, यहाँ बाइफेजिक टाइप का थोड़ा लग रहा है ना, इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है ना AVR में, ये होगा इन्वर्टेड हो गया, है ना। और V1 में बाइफेजिक दिख रहा है, इस तरीके का ग्राफ जो ऊपर इमेज में दिखा है, तो वही चीज है। ठीक है ना। हाँ, अब एबनॉर्मलिटीज ऑफ पी वेव, पी वेव अगर एबनॉर्मल है तो क्या क्या होंगे उसकी बात करेंगे। कहाँ देखना है, मेनली लीड सेकंड में देखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पी वेव इस तरीके का है तो नॉर्मल है, अगर इस तरीके का आ रहा है तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट होगा, इस तरीके का आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होगा, दोनों आ रहा है तो राइट प्लेन। ठीक है ना। जब चेम्बर हाइपरट्रोफी पढ़ेंगे तो ये सारे वेव्स वहां पे आएंगे। ठीक है ना, ये सारे सेकेंड लीड का, तो इसलिए ये यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, इस तरीके का भी आएगा एम टाइप का। ठीक है ना। अब देखिए एबनॉर्मलिटीज, अगर हाइट जो होती है पी वेव की, हाइट कितना था, नॉर्मल 2.5 था, 2.5 2.5 स्मॉल स्क्वायर था। अगर हाइट जो होती है पी वेव की 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा होती है या टॉल पी वेव बन जाता है, टॉल का मतलब वही हो गया। ठीक है ना। ये किस में होगा, तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट या राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी के किस में होगा, COPD में होगा, P पल्मोनेल में होगा। ठीक है। अगर लेंथ जो होता है या ड्यूरेशन लेंथ, ठीक है ना, 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा हो जाए या नोस्ट हो जाए या वाइड पी हो जाए, ठीक है ना, या एम जैसा दिखेगा, जैसा हमने बोला है ना, ये एम जैसा दिख रहा है ना, एम जैसा है ना, एम जैसा, तो ये किस में होगा, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट में होगा या लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी, दोनों एक ही चीज होता है। पी मिट्रल में होगा। ठीक है ना, जिसको मिट्रल रिगर्गिटेशन बोलते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस में हम देखने में मिलता है एम जैसा पी वेव। ठीक है, ये सब ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। और कई दफा जो होता है पी वेव पूरा एब्सेंट होता है ना, तो वो क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हम बात पीआर इंटरवल की। ठीक है, तो पीआर इंटरवल की बात करें, इसको बहुत अच्छे समझना है। पीआर इंटरवल कहाँ से होता है, पी वेव के स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव। तो आपके मन एक सवाल आएगा कि पीआर इंटरवल हम बोलते हैं कहाँ से, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव, तो पीआर क्यों बोलते हैं, पी क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसका रीजन पीआर हम इसलिए बोलते हैं कि कई इसी ग्राफ में कई बार क्या देखने को मिलता है, क्यू वेव जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्यू वेव उसमें शो नहीं होता है। तो अब क्यू वेव जब शो नहीं होगा तो फिर पी क्यू इंटरवल तो होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं पीआर इंटरवल। लेकिन मेजरमेंट जो होता है उसका इंटरवल का पी वेव से लेके क्यू वेव तक। ठीक है, और इसके अंदर कितने होना चाहिए, नॉर्मल पीआर इंटरवल के लिए 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर में होना चाहिए इसका लेंथ। ठीक है ना। पीआर इंटरवल नॉर्मल कब होगा, जब 3 से 5 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर में आएंगे तो नॉर्मल होगा। कहाँ चेक करना है, लीड सेकेंड में चेक करना है। ठीक है, अब आते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ पीआर इंटरवल। अगर पीआर इंटरवल शॉर्ट है यानी 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है तो क्या क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया में आता है स्मॉल पीआर इंटरवल, चिल्ड्रेन के केस में देखने को मिलता है ना, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, है ना, WPW के केस में क्या होता है, शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है, लॉन गैनोंग लेवाइन सिंड्रोम GL, इसमें पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है। अगर लॉन्ग पीआर इंटरवल हो गया, ठीक है, यानी 5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा हो गया, उसको लॉन्ग बोलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, एल्डरली एज में पीआर इंटरवल लॉन्ग हो जाता है, जैसा ऊपर भी हमने बताया। अब हम बात करें क्यू वेव की। ठीक है ना,
तो क्यू वेव पता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बनता है, इसको हम देखना है V1 V2 एंड V3 में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भी वही चीज बताया गया है। तो क्यू वेव को हम कंसीडर कब करेंगे पैथोलॉजिकली, ठीक है ना, जब इसका डीप कितना होगा 2 mm डीप होगा, ठीक है ना, 2 mm डीप होगा, यानी 2 स्मॉल स्क्वायर इसकी डीप होगी, ठीक है ना। क्यू नीचे नीचे जो आएगा 2 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, और एक स्मॉल स्क्वायर इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है ना। तो इसको याद कर लो, वो यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया है। एक क्यू वेव पैथोलॉजिकली कंसीडर कब करेंगे जब इसका जो होगा 2 स्मॉल स्क्वायर जो होगा डीप होगा और एक स्मॉल स्क्वायर जो होगा वाइड होगा, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम वाइड देखना है V1 V2 एंड V3 में देखना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब एक बार समराइज करता हूँ। हमने नॉर्मल फीचर ईसीजी का डेफिनेशन देखा, नॉर्मल क्राइटेरिया देखा, ठीक है, 10 गोल्डन रूल देखे, फिर ईसीजी में कितने लीड्स होते हैं, फिर हमने रिदम को देखा, रेट देख कैलकुलेट किया सीखा, एक्सिस कैलकुलेट करना सीखा, पी वेव क्या होता है उसके बारे में जाना, पीआर इंटरवल क्या होता है उसके बारे में जाना, अब क्यू वेव क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हमने कहाँ देखना है अपने को तो लीड सेकेंड एंड V4 में देखना है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका नॉर्मल साइज जो होना चाहिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए जो हमने टैकीकार्डिया का चार्ट एक्सप्लेन किया है, ब्रेडिकार्डिया का चार्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया का जो चार्ट हमने एक्सप्लेन किया, आप वहां से इस चीज को और डिटेल में समझ सकते हो। अगर चार्ट आपके दिमाग में छप गया है तो सारी चीजें वही है, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मल वेव, है ना, PQRST। तो ये हो गया PQRST। इसका क्या होना चाहिए 2 से 3 इसकी जो होगी ना लेंथ, मतलब 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर के बीच में है तो नॉर्मल है। अब बात कर रहे हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो उसी चार्ट में आप देखेंगे, है ना, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया का जो चार्ट बना है उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में। अगर मैं दोबारा फिर बताऊंगा यहाँ पे तो टाइम टेकन होगा ना, तो एक बार बता चुका हूँ तो आप वहां से देखिए, ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग बनती जा रही है। अब बात करते हैं एसटी सेगमेंट। पूरे ईसीजी में सबसे इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है कि एमआई का केस ज्यादा देखने को मिलता है हॉस्पिटल में, तो उसमें हमको एसटी सेगमेंट को ही देखना होता है। एमआई का केस है तो एसटी सेगमेंट होगा या एसटी एलिवेशन होगा या एसटी डिप्रेशन होगा। तो एसटी सेगमेंट जो होता है वो एसटी सेगमेंट जो है वो अच्छे से इसको समझना है। तो एसटी सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, एंड ऑफ एस वेव, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑफ टी वेव। ये जो एरिया है जो यहाँ पे हमने रेड से मार्क किया हुआ है, ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं एसटी सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एसटी सेगमेंट को देख के हमें क्या देखना है, स्कैन और इंफ्रैक्शन के केस में हम मेन एसटी सेगमेंट को ही देखते हैं, ठीक है ना। तो एसटी सेगमेंट का जो खेल होता है इस्केमिया और इंफ्रैक्शन के केस में ही पूरा होता है, तो इससे हम इस्केमिया इंफ्रैक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें एक और चीज बोलूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे एसटी सेगमेंट के साथ साथ एक जे पॉइंट को भी दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। हाँ, जे पॉइंट यहाँ पे हमने ये जो है जे पॉइंट, ये हमने यहाँ जो गोल सा पिंक कलर का थोड़ा सर्किल बना है इसको बोलते हैं जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या होता है, इज द एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एस का एंड हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एंड हो रहा है यानी एस का एंड हो रहा है, तो ये हो गया जे पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट, है ना। अब ये पूरा एसटी सेगमेंट है, इसका बिगनिंग यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये जे पॉइंट, ये जे पॉइंट को समझना है और एसटी सेगमेंट को समझना है। खास सारा खेल इसी जे पॉइंट पे है। जे पॉइंट ऊपर जा रहा है तो एसटी एलिवेशन हो गया, जे पॉइंट नीचे आ रहा है तो एसटी डिप्रेशन हो गया, है ना। सारा चीज है, यहाँ पे भी जे पॉइंट अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा इमेज में।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो जे पॉइंट ऊपर हो गया, ठीक है, तो ये एसटी एलिवेशन हो गया। अब कितना ऊपर हुआ तो वो यहाँ कैलकुलेट करके बताया कि 4 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर हो गए हैं, ठीक है ना। तो मेन हमें देखना है ऊपर हुआ या नीचे हुआ, कितना बॉक्स हो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे बताया गया है कितना हुआ, ये उतनी याद रखने की बात नहीं है। एस टी सेगमेंट का जे ऊपर हो गया तो एस टी एलिवेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जे पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, कितना नीचे आया, बेस लाइन, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर हो गया 4, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से नीचे आ गया 3, ठीक है ना। तो ये एस टी डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो जे पॉइंट का समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब इमेज 5 में देखिए, है ना, ये जे पॉइंट ऊपर चल गया एस टी, जे पॉइंट के साथ एस टी ऊपर हो गया तो एस टी रिलेशन हो गया, जे पॉइंट के साथ एस टी नीचे आ गया तो एस टी डिप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इमेज 6 में देखिए, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्मल ग्राफ हो गया, ये हो गया नॉर्मल ग्राफ, ठीक है। एस टी सेगमेंट अभी कहाँ पे है, बेस लाइन पे है, बेस लाइन, ये जो एक लाइन बीच में ड्रॉ हो रहा है इसको बेस लाइन बोलते हैं। अगर एस टी सेगमेंट बेस लाइन से यहाँ पर देखिए ऊपर जा रहा है ना, जे पॉइंट के साथ ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, तो इसको एस टी एलिवेशन बोलते हैं। और अगर ये जे पॉइंट के साथ एस टी डिप्रेशन हो गया, बेस लाइन से ये नीचे आ गया तो ये एस टी डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ एस टी सेगमेंट। अगर एस टी एलिवेशन हो रहा है तो एस टी एम आई होगा, यानी एस टी एलिवेशन एम आई। इसमें कैसा बनेगा, एस टी का एलिवेशन होने के बाद जो कैसा शेप आएगा वो कॉन्वेक्स शेप का रहेगा, ठीक है ना। एस टी का जो शेप होगा वो कॉन्वेक्स का होगा। पेरिकार्डाइटिस में भी क्या होता है, एस टी एलिवेशन होता है, लेकिन इसमें जो एस टी एलिवेशन का शेप होगा वो कॉनकेव शेप का होगा, ठीक है ना। और हाइपर कैलेमिया के केस में भी एस टी एलिवेशन हो जाता है, मतलब जब पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद आता है एस टी डिप्रेशन। एस टी डिप्रेशन किस किस में होता है, नॉन एस टी एम आई में होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में होगा, स्कैमिया में होगा। इसको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल याद रखिए, और जब आप इसी देखेंगे तो ये डायग्नोस कर सकते हैं, ये डायग्नोस होगा तो आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब नोट, ये नोट को आप नोट डाउन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे इस एस टी एलिवेशन का। ये समराइज फॉर्म है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी नोट फॉर्म में, ठीक है। एस टी एलिवेशन जो हम देखते हैं इस फॉलोइंग लीड्स में हम देखेंगे एस टी एलिवेशन हो रहा है, एस टी डिप्रेशन हो रहा है, एस टी एलिवेशन डिप्रेशन इस फॉलोइंग लीड्स में देखेंगे तो उसके हिसाब का एम आई होगा, उसके हिसाब का हम यहाँ पे डिजीज को हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो लीड सेकेंड, लीड थर्ड एंड एवीएफ में अगर एस टी एलिवेशन या डिप्रेशन हो रहा है तो इंफीरियर वॉल एम आई होगा। अगर लीड 1 एवीएल V5 एंड 6 में हो रहा है तो लेटरल वॉल एम आई होगा, और अगर V1 to V4 में हो रहा है तो इंटीरियर वॉल एम आई होगा, ठीक है। अब इसको याद रखने की जरूरत, तरीका क्या है, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला याद रखो इंफीरियर, जब ईसीजी आएगा तो सबसे पहले मेन, अच्छा एम आई के केस में 90% के मतलब 70 to 80% के जो आता है ना वो इंफीरियर वॉल एम आई का ही आता है, ठीक है ना। तब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज को भूल जाना, हमको चेक तीनों वॉल का एम आई करना है, वैसा नहीं एक किए दो नहीं किए। जब ईसीजी पेपर आएगा एम आई देख रहे हैं तो तीनों वॉल के एम आई को अपन को चेक करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहला याद रखना है लीड सेकेंड, लीड थर्ड और एवीएफ, ये किसको बताता है, इसमें एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो क्या बताएगा, इंफीरियर वॉल एम आई। उसके बाद आप चले जाइए लास्ट में V1 से V4, अब लास्ट में चले जाइए V1 से V4, ये क्या बताएगा, इंटीरियर वॉल एम आई। बचा बीच का है ना, दो याद करवा दिया। पहला वाला ए पॉइंट में आइए, लीड सेकेंड, लीड थर्ड एंड एवीएफ इंफीरियर वॉल एम आई बताएगा। उसके बाद V1 to V4 क्या बताएगा, इंटीरियर वॉल एम आई बताएगा। बचा बीच का, ठीक है, 1 से लीड 1 AVL एंड 5 6 ये लेटरल वॉल एम आई बच्चा बताएगा, ठीक है ना। ए और सी याद रखिए, बी आपको याद रखेगा। ए भी आसान है, सेकेंड थर्ड AVF, और सी भी आसान है V1 to V4, जो बच्चा लेटरल वॉल, ठीक है।
अब आते हैं अब आते हैं टी वेव, ठीक है ना। टी वेव जो बनता है वो क्या बनता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से बनता है, ठीक है। उसके बाद टी वेव का नॉर्मल क्या होना चाहिए, साइज जो होना चाहिए वो 5 स्मॉल स्क्वायर के इसमें होता है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी चीज नॉर्मल टी वेव जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बीच से, ये जैसे टी वेव है इसको हम बीच से डिवाइड किए, इधर देखिए ज्यादा बड़ा एरिया आ रहा है, इधर देखिए कम आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये, मेरे कर्सर को देखिए, ये हो गया आपका, हमने मेरे कर्सर को देखिए यहाँ से हमने डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया हो गया ये एसिमेट्री हुआ। तो नॉर्मल टी वेव जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। अगर टी वेव का हमने काटा बीच से, वो एसिमेट्री आ रहा है तो नॉर्मल टी वेव है, ठीक है। और उससे भी नहीं आ रहा समझ में, तो 5 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब इस फिगर से हम देखेंगे सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टी वेव इन्वर्जन, और वो मत देखिए टी वेव इन्वर्जन या टी वेव टॉल। अभी हम सिमेट्री एसिमेट्री बता रहे हैं। टी वेव का हमने बीच से काटा, काटने के बाद, ठीक है, टी वेव को हम कट किया, बीच से काटने के बाद दोनों एरिया जो है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल टी वेव हो गया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इसको हमने कट किया तो एरिया देखिए, इधर ज्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है, ठीक है। इधर जो जिधर मेरा फिंगर है इधर कम आ रहा है और इधर ज्यादा आ रहा है, यहाँ तक है टी वेव, इधर देखिए कम आ रहा है इतना, और यहाँ तक ये ज्यादा आ रही है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे हमने नोट के फॉर्म में एक चीज हिंदी में समझाने की कोशिश की है, टी वेव एसिमेट्रिकल है तो डेंजर है, टी वेव अगर टेंटेड टॉल है, टॉल टेंटेड है तो भी गड़बड़ है। अब एबनॉर्मलिटीज ऑफ टी वेव की बात करें, अब हाइपर एक्टिव कह दो या पीक्ड कह लीजिए या टॉल या अपराइट या शार्प टी वेव कह लीजिए, ऐसा देखने को मिलता है इसी में, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है। तो हाइपर कैलिंग या एक्यूट एमआई है ना, और बीइंग अर्ली रिपोलराइजेशन, यानी अगर पहले टाइम जितना ड्यूरेशन उसके पहले रिपोलराइजेशन होगा तो हाइपर एक्टिव पीक्ड टॉल अपराइट एंड शार्प टी वेव देखने को आपको मिलेगा। अब इमेज 1 में, तो अब इस इमेज में देखते हैं, ये इमेज देखिए, है ना, टी वेव क्या है, यहाँ पे टॉल भी है ना, ऊपर से शार्प भी है ना, अपराइट भी इसको बोलते हैं, पिक्ड भी बोलते हैं, है ना, हाइपर एक्टिव बोलते हैं, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इमेज सेकंड में देखते हैं, है ना, शार्प। इमेज सेकंड में देखिए क्या है, शार्प है ना, ये है। उसके बाद ये देखिए टी वेव ये है, ये वाला देखिए, है ना। हाँ, ये क्या इसको बोलते हैं, पिक्ड, टॉल पिक्ड टी वेव, ये टॉल पिक्ड टी वेव हो गया, ठीक है। तो ये इमेज 4 में देखिए, है ना, ये इमेज 4 में भी देखिए पूरा एकदम क्या है, टॉल पिक्ड है, ठीक है। तो हमने केस बता दिया किस किस में होता है, हाइपर कैलेमिया, एक्यूट एमआई, बीइंग अर्ली रिपोलराइजेशन, यहाँ लिखा है रिपोलराइजेशन, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा आता है फ्लैट और प्रोलोंग या राउंड टी वेव, ये हाइपोकेलेमिया में होता है, इस तरीके का आपका दिखेगा, फ्लैट चप्पल जैसे दिखेगा या राउंड टी वेव दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का देखिए, फ्लैट हो गया, ये फ्लैट इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके का राउंड दिखेगा। तो आज बच्चे को बैठाएंगे, बैठाने वाला सीन है, मतलब इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। अब आते हैं इन्वर्टेड टी वेव, ये तो नॉर्मल कंडीशन होता है, दो हो गया। अब इन्वर्टेड टी वेव की हम बात करेंगे, तो नॉर्मली इन्वर्टेड टी वेव जो होते हैं, लीड थर्ड V1 V2 एंड AVL में इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल होता है, इसके अलावा अगर कहीं दिख रहा है इन्वर्टेड टी वेव तो वह नॉर्मल है। तो ये किस किस केस में हो सकता है, इस्केमिया के केस में होगा, MI के केस में होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी LVH के केस में होगा, RVH राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी केस में होगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक के केस में होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में इन्वर्टेड टी वेव आता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड ओबेसिटी में इन्वर्टेड टी वेव आता है। अब जैसे ये देखिए,
ये हो गया आपका बेस लाइन, टी वेव यहाँ नीचे आ गया, इन्वर्टेड हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए है ना, ये हो गया बेस लाइन, बेस लाइन को ऐसे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अब कई दफा देखने को मिलता है बाइफेजिक टी वेव, ठीक है। तो अब देखिए बाइफेजिक टी वेव का मतलब यहाँ पे ये है कि माइकार्डियल इस्केमिया में हो सकता है, ठीक है। टी वेव अप जाएगा देन डाउन जाएगा, देखिए पहले टी वेव ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में कई दफा देखने को मिलता है टी वेव बाइफेजिक देखने को मिलता है, तो इसमें पहले डाउन जाएगा फिर अप आएगा, देखिए पहले डाउन जा रहा है फिर अप आ रहा है, डाउन जा रहा है फिर अप आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने को उसमें मिलती है। अब आता है क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल को चेक करना है अपने को लीड सेकेंड में। अब ये कहाँ से होता है, स्टार्ट ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव, ठीक है ना। क्यू वेव के स्टार्ट से यहाँ ग्राफ में देखिए ये ब्लू लाइन एक बीच में हमने ड्रॉ किया लंबा सा, यहाँ से हुआ रेड, जो है रेड एरिया जो भी है ये हो गया आपका क्यूटी इंटरवल, ठीक है ना। अब ये मालूम है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनता है। ऐसा क्यों बनता है, टी वेव मालूम है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनता है, क्यू आर एस जो होता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है। तो क्यू टी की बात कर रहे हैं, यानी क्यू से लेकर टी में जो आया तो दोनों आया, तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दोनों से बना। क्यूटी इंटरवल के लिए नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। अगर 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर है तो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल है। अब क्यूटी इंटरवल जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कैल्शियम के, यानी क्यूटी इंटरवल अगर बढ़ा तो कैल्शियम लेवल कम होगा, जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो टेटानी होता है, ठीक है। और अगर क्यूटी इंटरवल नैरो है यानी क्यूटी कम हुआ, ठीक है ना, तो कैल्शियम बढ़ेगा तो विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट के केस में, पैराथायराइड एडिनोमा के केस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूटी इंटरवल को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सेकेंड लीड में हमने देखा है। अब क्यूटी इंटरवल यहाँ प्रोलॉन्ग है तो हाइपोकैलेमिया हो गया, और शॉर्ट है या नैरो है तो हाइपर कैलेमिया हो गया, ठीक है ना। अब ईसीजी ग्राफ में वी हैव टू सी थ्री थिंग्स फॉर एमआई। अब ये बहुत ही इसको समझिए, अभी तक जो हमने ग्राफ बनाया, अभी जो मैं इस ग्राफ के बाद में कुछ ईसीजी का इमेज डालूंगा, इमेज को आप जो है डाला है हमने, तो उस इमेज को देखते हुए आपको क्या करना है, डिजीज का डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा इमेज भी नहीं डाल सकता हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो लोग आप देखेंगे नहीं, बोलेंगे सर, बोलेंगे क्या बना दिया क्या, है ना। तो उसको देखते हुए हमने मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि हर वेव्स के बाद में 4-5 ईसीजी का ग्राफ डालूं और मैं उसको डिस्कस करूं, लेकिन वो चीज़ अगर करने लगूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ना। अगर आप लोगों की रिकमेंड होगी तो मैं फिर सिर्फ ग्राफ का, ठीक है ना, ग्राफ का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बहुत सारा 10, 20, 50 ग्राफ ले लेना ईसीजी का, 1 बाय 1 डाल के उसके ऊपर एक अलग से अगर आप लोग बोलेंगे तो वो मैं बना के कर दूंगा, ठीक है। तो ईसीजी ग्राफ में हमको 3 चीज देखना है, किसके लिए, एमआई के केस के लिए, ठीक है ना। एसटी सेगमेंट देखना है, इस पॉइंट को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, वो एलिवेशन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। टी वेव को देखना है, अप जा रहा है, ठीक है, या लो डाउन जा रहा है, और जे पॉइंट को देखना है, ठीक है, एमआई के केस में। अब उसके बाद अभी तक जो था ये ईसीजी के ऊपर था। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है हाइपर चेम्बर हाइपरट्रोफी। ये भी जो होता है हमको ईसीजी को देख के ही बताना पड़ता है चेम्बर हाइपरट्रोफी में क्या है, कार्डियोमेगैली है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी है, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है, क्या है ये आपको ईसीजी को देख के ही बताना पड़ता है। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे हमने ईसीजी के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ईसीजी के अंदर जितने पोर्शन आ रहा है वो सारा यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है ना। हाँ, फिर मैं एक बात ही बोलूँगा, ईसीजी जो मैं अभी यहाँ पे वीडियो मतलब ईसीजी जो मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो से ये नहीं बोलूँगा कि मैं कंप्लीट ईसीजी बता रहा हूँ, मैं इतना बोलूँगा कि इनकम्प्लीट भी नहीं है और इन
कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप आज जहाँ पे हो, इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ो, अगर तुम 1% मेरे इस वीडियो को देखने के बाद तुम 1% कुछ यहाँ से सीखे तो मेरा तो उसी में भला हो गया ना। अगर उस 1% को सीख के अगर किसी पेशेंट को तुम अच्छे से डायग्नोज कर पा रहे हो, पेशेंट अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो मेरा वही 1% वही भला हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन 1% आप नहीं सीखोगे, 1% से आप ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं बताया है। हमने यहाँ पे वही सारी चीज़ डिस्कस की है जो बेसिक ईसीजी रीड करने में बेसिक चीज़ें होती है, वो आपको आना चाहिए। बहुत सारे, फिर मैं बोलूँगा, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं नेट्स पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे बुक्स आई हुए हैं, लेकिन बुक को पढ़ने का ना टाइम है, ना यूट्यूब पे जितनी वीडियो डली है उसमें सारी एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सब में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे कुछ कमी है, कहीं पे कुछ। तो सारे चीज़ को देखते हुए हमने एक ये वीडियो समराइज फॉर्म में बनाने की कोशिश की है कि इससे आपको एग्जैक्ट चीज़, आप जैसे क्यूआरएस देखना है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, क्यूआरएस देखना है, तो अब किसी बुक ने नहीं लिखा है नॉर्मल क्यूआरएस साइज के लिए, नॉर्मल क्यूआरएस होने के लिए 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, किसी ने नहीं लिखा है। और किसी ने ये भी नहीं लिखा है, मतलब कि किसी ने ये भी नहीं बताया कि किस लीड में देखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमने समराइज फॉर्म में बताने की कोशिश की। आइए अब आगे पढ़ते हैं, चेम्बर हाइपरट्रोफी को समझते हैं। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी के लिए हमको पी वेव देखना है, वो भी लीड सेकेंड में, ठीक है ना। हाँ, अब कंडीशन वही है, अगर पी वेव की हाइट 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो रहा है या टॉल हो रहा है तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी होगा, ठीक है। इसीजी पेपर में जो आप देख रहे हो तो मिलेगा। अगर पी वेव का लेंथ या ड्यूरेशन बोल दो, लेंथ जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, या नोच्ड आ रहा है, जैसा हमने एम टाइप का दिखाया था ना, एम जैसा दिखेगा, तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होगा, ठीक है। अब उसका फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में हम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, उसके लिए हमें कहाँ देखना है, V2 एंड V5 में देखना है। V2 एंड V5 में क्या देखना है, यही चीज़ तो लोग नहीं बताता है ना। हाँ, क्या है बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगा तो ऐसा होगा, वैसा ग्राफ होगा, दिस होगा, दैट होगा। अरे वो चीज़ तो होगा ही, वो तो आप बता रहे, लेकिन सामने वाला जो, सामने जो ये वीडियो देख रहा है आपका, तो उसको क्या देखना है, किस लीड में देखना है, वो बताएंगे जब तो वो निकालेगा ना। ये जो आप 50 बार एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, फीचर्स बता देंगे, मॉर्फोलॉजी बता देंगे वेव का, वो चीज़ है ठीक है, लेकिन कहाँ देखना वो भी तो बताएंगे जब तो सामने वाले को एक मेमोरी बेस्ड चीज़ें याद आएगी। आईसीयू में, सीसीयू में, कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी लगेगी। कई दफ़ा ओपीडी में चेस्ट पेन लेके आ गया, आप ओपीडी में बैठे हो, चेस्ट पेन लेके आ गया भैया, अब हम ईसीजी तो कराएंगे ही, ईसीजी करा के फिर इको कराना पड़ेगा, ईसीजी के ऊपर, ईसीजी में कुछ फाइंडिंग होती है। तो हमें V2 में देखना है डेप्थ ऑफ एस वेव, ठीक है, और हाइट ऑफ आर वेव, ठीक है ना। इस दोनों का हमको प्लस करना है। प्लस करने के बाद अगर 35 या उससे ज़्यादा स्मॉल स्क्वायर आ रहा है या 7 बिग स्क्वायर या उससे ज़्यादा आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा। अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का समराइज फॉर्म है ना, एक दो लाइन में क्लियर हो गया। लेफ्ट वेंट ईसीजी पेपर आया, फटाफट देखना है हमको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलना है तो किस में देखना है हमको, V2 एंड V5 में देखना है। उसमें क्या देखना है, V2 का S और V5 का R, दोनों के बॉक्सेस को हमको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद अगर आपको जिसमें सहूलत हो, स्मॉल स्क्वायर काउंट कर रहे हो तो 35 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर बिग स्क्वायर देख रहे हो दोनों मिला के तो 7 या उससे ज़्यादा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगा। बहुत आसान भाषा में समझा दिया। उसके बाद अब आया राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में हम क्या देखेंगे, P1 एंड लेफ्ट। अब देखेंगे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में क्या देखेंगे, V1 एंड V2 को चेक करना है, ठीक है। तो अब V1 एंड V2 में QRS टॉल होगा, ठीक है ना, टॉल होकर V पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपर की तरफ हो जाएगा तो बेस लाइन से, ठीक है ना। हाँ, इतना याद रखना है, लेफ्ट
राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के लिए V1 V2 में देखना है। V1 V2 में क्या देखना है, QRS देखना है। अगर QRS देखे वो टॉल होगा, ठीक है ना। QRS टॉल है, टॉल होने के बाद होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बेसलाइन से ऊपर चल जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, नॉर्मली अभी मैं इस फिगर में बताऊंगा इमेज में, आप पहले थोड़ा पॉइंट को समझा दूं क्या देखना है। नॉर्मली ईसीजी में QRS जो होता है V1 एंड V2 में नीचे की तरफ होता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल जो होता है V1 में देखिए QRS नीचे की तरफ है, V2 में नीचे की तरफ है ना। हाँ, ये इसी की बात हो रही है। V4 V3 एंड V4 में QRS जो होता है बराबर होता है, आप देखिए V3 एंड V4, ठीक है। बराबर से मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, बराबर का मतलब ये है। उसके बाद V5 एंड V6 में QRS जो होगा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। हाँ, यानी ऊपर की तरफ होता है। V6 में देखिए ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में हमको V1 V2 चेक करना है, नॉर्मल इसमें नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हाइपरट्रोफी में, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में V1 V2 जो होगा वो टॉल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये आप देखेंगे मिलेगा, यानी V1 V2 में नॉर्मल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ये वाला एरिया ये ऊपर चल जाएगा, ये दोनों में, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा। अब आता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक की हम बात करेंगे, ठीक है। इसको बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने के लिए हमको किस में देखना होता है, V1 को हमको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज देखिए, बंडल ऑफ हिज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच, ठीक है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, ठीक है। अभी जैसा हमने शुरू में बताया था, जब करंट जो होता है ऐसे नोड से बी नोड पे आता है, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस में आता है, बंडल ऑफ हिस के बाद कहाँ जाता है, राइट बंडल ब्रांच में, ठीक है। और लेफ्ट बंडल ब्रांच में बाइफरकेट होता है, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच से लेफ्ट वेंट्रिकल में करंट फ्लो होता है, और राइट बंडल ब्रांच से राइट वेंट्रिकल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये एक बेस था, समरी था। अब हमको बंडल ब्रांच ब्लॉक को चेक करने के लिए हमको क्या करना है, V1 को चेक करना है, ठीक है ना। अब उसमें क्या चेक करना है वो बता रहे हैं। यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिख दिया आपके, बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए V1 में देखना है QRS ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है ना। बंडल ब्रांच ब्रॉच होगा, ब्लॉक होगा तो ब्रॉड QRS देखने को मिलता है, ठीक है। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में ब्रॉड QRS होगा, बिल्कुल होगा। ब्रॉड QR बंडल ब्रांच ब्लॉक में ही क्या होता है, QRS जो होता है ब्रॉड होता है, ठीक है। तो अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होगा, QRS जो होगा ब्रॉड होगा, यानी एम पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी V1 जो होगा वो अप होगा, है ना। तो राइट बंडल ब्रांच होगा। अब देखिए V1 है, बिल्कुल है, इसमें क्या बोला है, QRS जो होगा ब्रॉड होगा। अब QRS ब्रॉड है ना, यानी एम पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये देखिए एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। ये एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो एम पैटर्न देखने को मिलेगा। और V1 इसको बोल दिया, V1 अप हो जाएगा, यानी और इसका ऊपर चला गया, इसको V1 बोले, V1 अप हो गया, एम पैटर्न देखने को मिला। अब इमेज 2 में देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, V1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी M बन रहा है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी M बन रहा है, यहाँ पे भी M बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। अब इमेज 3 में देखना है, यहाँ पे भी देखिए उस टाइप का M बन रहा है ना, इस टाइप का M बन रहा है, M बन रहा है ना, इस टाइप का M बन रहा है, इस टाइप का M बन रहा है ना। V1 में देखना है मैम, तो ये हो गया। अब इमेज 4 में देखिए, इमेज 4 में देखिए, हम आप बताइए, देखिए इमेज 4 देखिए, इमेज 5 देखिए, पूरा आपको क्लियरली दिखेगा। इमेज 6 देखिए, है ना, बहुत सारे इमेज डाला है। नोट, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, ये तो था राइट बंडल ब्रांच का, अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है ना। ये वही चीज होगी, ब्रॉड QRS होगा, यानी इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में W पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी V1 डाउन होगा। आप देखिए ये W बन रहा है ना, इस तरीके का V1 इधर डाउन हो गया, V1 नीचे आ गया, इस तरीके से। इस इमेज में देखिए V1 में देखना है, V1 में देखिए W टाइप का बन रहा है, W टाइप का बन रहा है, इसी तरीके से। ये मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है।
वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से आप इसमें देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक ये है ग्राफ हमने बनाया है, इसमें दोनों कंपेयर किया है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच को ही देखना है, बाकी V1 को देखना है। उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वो चीज़ को नहीं देखना है आपको। अब ये तो हो गया। अब इसके होने के बाद एक समरी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये समरी है। अभी हमने पढ़ा पूरा वीडियो, अब मैं समरी बता रहा हूँ। समरी इसका ये है कि पी वेव कब बनता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन से बनेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है। टी वेव जो होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनता है, ठीक है। रिपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डिपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन हो गया। रिदम के लिए हम चेक करेंगे रिदम स्ट्रिप को, जो कि लीड सेकेंड का होता है। रेट के लिए भी हम रिदम स्ट्रिप को देखेंगे, जो कि लीड सेकेंड होता है। एक्सिस के लिए हमको क्या चेक करना है, लीड 1 एंड AVF, ठीक है। एक्सिस के लिए हमको चेक करना है लीड 1 एंड AVF को चेक करना है। पी वेव को हमको देखने के लिए चेक करना है लीड सेकेंड, और उसमें क्या चेक करना है, 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर का होगा तो होगा। उसके बाद PR इंटरवल के लिए हमको क्या चेक करना है, लीड थर्ड चेक करने हैं। क्यू वेव्स के लिए हमको V1 V2 एंड V3 देखना है, ठीक है। QRS के लिए हमको लीड सेकेंड एंड V4 देखना है, ठीक है। टी वेव के लिए हमको क्या देखना है, 5 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए इसका। QT इंटरवल के लिए हमको लीड सेकेंड चेक करना है, जिसमें 3 से 11 स्मॉल स्क्वायर होगा तो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो ये जो था हमारा क्या था, ऑल अबाउट ECG के बारे में था। समराइज फॉर्म में हमने ECG बताने की कोशिश की। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछो, और इस वीडियो को आप बार बार देखना और अच्छे से देखना, धीरे धीरे, मतलब बार बार देखना, समझ समझ के देखना, तो आपको 100% बता रहा हूँ पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आप ECG के इस वीडियो के बाद आप अपने जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हो, PD में हो, RMO हो, JRशिप कर रहे हो, अपना क्लिनिक चला रहे हो, आयुष कोई से भी डॉक्टर हो, आयुष हो, एलोपैथी हो, MD मेडिसिन हो, कोई भी हो, ठीक है ना, CCU ICU इमरजेंसी वर्कर हो, देखने के बाद आप ज़रूर उतने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आप जो है डिजीज को डायग्नोज कर लेंगे ECG पेपर को देख के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड